22वीं आईनी तरमीम पार्लियामान में आ रही है। डेफिनेटली उसका रास्ता उस तरह से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जिस तरह हमने देखा 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर मौलाना के साथ मिलकर कुछ ना कुछ जो उसमें चीज़ें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना उसमें कमी करवाने में कामयाब हो गए थे। क्या इस बार भी ऐसा मुमकिन है कि मौलाना के साथ मिलकर कुछ चीज़ें बेहतर की जा सके? हम ये समझते सबसे पहले कि सीमान का कोई इस्तेकाक नहीं है। आल्दो इनके पास अददी तादाद उन्होंने बनाया होगा और इनके पास 2/3 मेजॉरिटी उस अंदाजे से तो आ गई है, क्योंकि कौमी असम्बली में आपके पास चाहिए 224 MNAs और नेशनल असम्बली में आपको चाहिए 64, क्योंकि इस वक्त जो सेनेट है वो है 96 पे मुश्तमिल है, तो 74 वो अददी तादाद शायद इनके पास पूरा है। लेकिन हम ये नहीं करते कि किसी के पास जाकर के अपना अलायंस ऐसे बना लें कि हम उनकी वो 2/3 मेजॉरिटी पे हम उसूलों की बात कर रहे हैं कि ना तो इस असम्बली के पास इस्तेकाक है, कौम ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी है, और इसी सर्कमस्टांसेस में जो आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई वो लेके आ रहे तरमीम लेके आ रहे थे, तो हम उसको नहीं समझते कि आइन के रूह के मुताबिक है, इसलिए हम इसको अपोज करेंगे। ठीक है, मतलब आप ये बता रहे हैं कि गोल्डन नंबर जो है वो पास उसके इत्तेहादियों के पास पूरा है, तो फिर कैसे मतलब लाहेअमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पार्लियामान में एक बड़ी कुव्वत आपके पास मौजूद है, क्या करेंगे, कैसे कुछ ना कुछ चीज़ें लेने में कामयाब हो सकें? इसमें है कि फॉर्मल रद्द-ए-अमल हमारा क्या होगा, तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा बिहेव क्या करेंगे जब उनका वो आ जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगी और इसके कंटेंट्स क्या है। फिलहाल हमारा तो वो डिसीजन हमारा यही है कि हम तो एहतजाज करेंगे इसके खिलाफ, वो चाहे रोड पे हो, चाहे असम्बली में हो, चाहे बार काउंसिलों के ज़रिए से, वकलात तहरीक के ज़रिए से हो, अदालतों में इसके खिलाफ जाना हो, क्योंकि 26वीं तरमीम भी अभी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। आपको याद होगा पहली मरतबा जब 18वीं तरमीम हुई और वो अदालत में चैलेंज हो गई, अदालत ने उस वक्त कुछ रिजर्वेशन दे दी थी, तो 19वीं तरमीम आई थी। उसके बाद 21वीं तरमीम जो हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने 18वीं और 21वीं तरमीम का एक साथ ही फैसला कर लिया था। तो हम तो हर फोरम इस्तेमाल करेंगे और हर फोरम हम इस्तेमाल करें ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रिंसिपल। तो हमारा फिलहाल यही है कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम सारी कमेटी से इस्तीफा दे चुके हैं। फिलहाल हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम कमेटियों में वापस जाएं। अलबत्ता हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी। अभी महमूद खान अचकज़ई साहब को खान साहब ने नॉमिनेट किया हुआ है, वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है। हमने असम्बली में स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि बाय मंडे आप मेहरबानी फरमा करके उनका नोटिफिकेशन भी कर ले, और हमारी कोशिश है कि सब मिलकर के कोई लाएअमल बना ले कि हमने उसको अपोज किस तरीके से करना है। मेरा ख्याल है हमारी मीटिंग हो जाएगी मंडे को, फिर उसमें आप नहीं है, कमेटियों में मौजूद नहीं है, लेकिन हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर बिलावल जो है वो मुसवदा लेकर मौलाना के पास गए, आप लोगों से भी राब्ता हुआ और अभी उनको भी संभव कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस आईनी तरमीम पर, बहुत सारे मामला NFC अवार्ड को लेकर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर को लेकर। तो क्या उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता कर मिलकर भी कोई लाहेअमल बन सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर? देखिए जी, 26वीं और 27वीं तरमीम में बहुत बड़ा फ़र्क है। 26वीं तरमीम जिस वक्त हो रही थी, वहाँ अगर कुछ पार्टी कुछ रोल प्ले करती तो सारा के सारा सरकमस्टांस चेंज चुका होता। हमने अदालत में चैलेंज किया, हमने एक पिटीशन फाइल की और हमने ये कहा कि इससे अदालत अदलिया जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। बराए मेहरबानी आप स्टे दे दे कि जब तक सेनेट के PK के सेनेटर्स ना आए हों और सेनेट कंप्लीट ना हो तो ये इलेक्शन ना हो। इसी तरीके से रिजर्व सीटें जो हमारी थी, जो हमें नहीं मिली थी और अभी उसका फैसला होना बाकी था, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट होना था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमने उस वक्त भी कहा कि ईवान कंप्लीट नहीं है, लिहाजा रोक ले। अगर उस वक्त रोका जाता 26वीं तरमीम से पहले और 26वीं तरमीम के बाद, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ना मिलता, अदालत जो है वो इंटरवीन कर जाती, तो सूरत हाल बन सकता था, लेकिन अदलिया ने खुद इंटरवीन नहीं किया। इसी तरीके से मौलाना साहब का रोल बहुत बड़ा क्रिटिकल था, क्योंकि मौलाना साहब के वोट के बगैर हुकूमत के पास उस वक्त 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, न उनके पास 224 अरकान थे कौमी असम्बली में, नहीं उनके पास 64 थे सेनेट में। इसलिए हुकूमत ने जिस वक्त वोटिंग की तो सेनेट में उनको 65 वोट मिले और नेशनल असम्बली में उनको 225 मिले, जिसमें मौलाना साहब का वोट शामिल था। लिहाजा वो उस वक्त अगर ना मिलता है तो वो सूरत हाल अब अक्सर तकरीबन चेंज हो चुकी है। जहाँ तक अददी तादाद का ताल्लुक है वो तो चेंज है, लेकिन असूल हमारा यही है कि 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं तरमीम भी गलत है, या इनके रूह के मुनाफी है। हम समझते हैं ये नहीं होना। ठीक है, आप कह रहे हैं तरमीम गलत है, 26 तरमीम की आप बात कर रहे हैं कि वो भी ठीक नहीं थी, हेड काउंट पूरा है, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन जो बचता है वो एहतजाज का बचता है। मौलाना ने आज एक प्रेसर भी की जिसमें इस किस्म का इंदिया दिया कि और साथ में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के हवाले से कहा कि वो कोई रोड मैप दें, कोई एहतजाज करें। तो मतलब स्ट्रीट पावर के जरिए इसको रोकेंगे या एहतजाज करेंगे, मतलब क्या लाहेअमल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना के साथ मिलकर?
देखिए, ये आइन में तकरीबन 27वीं वो होगी अमेंडमेंट होगी। ये तकरीबन आइन में जो पहले भी अमेंडमेंट्स हुई है उसमें से 3 अमेंडमेंट ऐसी थी, अमेंडमेंट नंबर 9, अमेंडमेंट नंबर 11 और 15, ये अप्रूव नहीं हो गई थी। बाकी सारी 23 जो है इसके साथ 24 हो जाएगी, अप्रूव हो गई है। इनके खिलाफ सारे लोग अदालतों में गए थे और अदालत में हम भी जाएंगे इनके खिलाफ। अगर ये बिल की फॉर्म में आ जाता है या उसकी अप्रूव हो जाता है, एक्ट बन जाता है, तो हम जाएंगे अदालत इंशाल्लाह। लेकिन इस वक्त तो मौलाना साहब के साथ मीटिंग तो हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वकला तहरीक भी चलाएंगे, लेकिन अदालतों के जरिए से ये हल होगा। ठीक है, चलिए, तो आपने बता दिया। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि सब ये नूरा कुश्ती है, बाआसानी ये तरामीम जो हैं ये पास हो जाएंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल्दो एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उनकी जानिब से किया जा रहा है, आईनी अदालतों पे मुतफिक हैं, 243 पे मुतफिक है, लेकिन NFC अवार्ड को लेकर तो मतलब आप इसको क्या सेंस कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ टाइम टेक कर रही है, मान जाएगी, ये तरामीम में साथ देगी हुकूमत का? देखिए जी, इसमें फ़र्क है। वो लोग जो ये समझते हैं कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम जो है वो सिर्फ अददी तादाद का है, तो उन लोगों के लिए बड़ा आसान है कि यस, हमारी पास अगर तादाद मौजूद है तो ये एक आम सी लेजिस्लेशन है, उसको कराओ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल फिर अंडू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आइन में तरामीम एक बहुत संजीदा और सीरियस मसला है। जब इसमें आप देखते हैं तो इवन इफ आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी है, तो आप सूरे कौम को, लोगों को, स्टेक होल्डर को, बार काउंसिलों को, जो आम जनरल पब्लिक है, उनको ऑन बोर्ड ले लेते हैं, कंसेंसस प्रोवाइड करते हैं। इंडिया में 3 हुकूमतें आई थी, इंदिरा गांधी की, नेहरू की और राजीव गांधी की। इनके पास 2/3 मेजॉरिटी 1 पॉइंट ऑफ टाइम पे थी, बाकी कभी किसी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं आई। जरा देख लीजिएगा फिर उन्होंने 106 तरामीम कैसे की। वो लोग सबको ऑन बोर्ड कर देते और पूरा पार्लियामेंट यूनानिमसली ऑलमोस्ट उसको अप्रूव कर जाता है कि आइन में तरमीम होनी चाहिए। आइन इस वक्त जो तरमीम करने जा रहे हैं, स्पेशली जो ये कह रहे हैं कि जी हम टच करेंगे NFC अवार्ड को, हम कुछ डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज जो है वो सूमों से लेके जो डिवाल हो चुकी है उनको वापस लेंगे। ऐसे सेंसिटिव मामलात को अगर आप टच करेंगे, इस पे कंसेंसस के बगैर मैं समझता हूँ प्रूडेंट यही होगा कि इस मैटर को एज इट इज रहने दें, जब तक वो ना डेवलप्ड हो, जब तक कंसेंसस सुबह का ना हो, किसी चीज़ को ना। ठीक है, आप एक कंसेंसस की बात कर रहे हैं, वो आप 18वीं तरमीम हो, खान साहब को भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, NFC अवार्ड हो, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रहा है। अभी हालिया जो तरामीम, जो उसका मसवदा अभी तक सामने आया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिस पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात है और कौन सी चीज़ें ऐसी है जिस पर अगर हुकूमत चाहे बात करे तो एक कंसेंसस डेवलप हो सकता है? तहरीक इंसाफ को तो इसके हर शिक पर इतराज़ है और हम ये समझते हैं पहले कि ये नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर को पहले डिस्कस करें, कंसेंसस पैदा करें, ड्राफ्ट को लेके आए, उसको देखें। लास्ट टाइम भी जब ये लोग आए और उन्होंने पहला ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया तो उसमें 56 आर्टिकल थे। पहले वाले ड्राफ्ट में उन्होंने उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कोर्ट का जिक्र किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रिलेटेड 56 आर्टिकल में से 31 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रिलेटेड थे और बाकी अदरवाइज थे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बजाय बेंच की तरफ चले गए। अब उनको अंदाजा हो गया, जजेस की तादाद भी बढ़ाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बनाया, हमें ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि इससे पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हो जाएगी। पहले तो लास्ट ईयर पेंडेंसी जो है वो 55,000 की थी, आज भी 55,000, 56,000 की पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में, उससे फ़र्क तो पड़ा नहीं है। लिहाजा हमने नहीं डिस्कस किया इंडिविजुअल आर्टिकल, लेकिन जो उस आर्टिकल को भी उठाए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उठाए, ये कोर्ट विद इन अ कोर्ट है, हमारा फ्रेमवर्क इसका मुताबिल नहीं हो सकता। ये नहीं होना चाहिए कि एक कोर्ट एक फैसला करे, ये आईन है, दूसरा कोर्ट और फैसला करे कि नहीं जी ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल होगा, कौन सा रिट पिटीशन है जब आप हाई कोर्ट में फाइल करेंगे और उसमें आइन का नुक्ता शामिल नहीं होगा। इसलिए ये सेम कोर्ट होने चाहिए। और ये अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे थे, लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि उम्र 68 ईयर्स है, अभी ये कह रहे हैं कि उम्र हम 70 ईयर्स करेंगे। उस वक्त हमें उन्होंने कहा था कि दो जजेस हम लेंगे, एक एक प्रोविंस से, तो 8 जजेस होंगे और एक उनका चीफ जस्टिस होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जब जज वो अपॉइंट होंगे वो प्राइम मिनिस्टर करेगा। क्यों कर, अगर हैंड पिक जजेस आप उठाएंगे और पार्लियामान आपके पास फॉर्म 47 के हैं और एग्जीक्यूटिव में आपके लोग सारे कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे हों, तो फिर ऐसे मुल्क अल्लाह हाफिज है, फिर ऐसे मुल्क में तो वाकई फिर बहावलपुर में अगर औरत भूख से मरेगी तो फिर आप ये ना कहना कि ये तकदीर है, ये हमारे अपने यहाँ से करतूत है जिसकी वजह से हम लोगों को इसने। ये सब वही चीज़ें हैं जिस पर बिलाल बात कर रहे हैं कि चारों सूबों से यकसा किस्म की नुमाइंदगी होनी चाहिए जो आइनी बेंच है। और जो आइनी बेंच के हवाले से बात थी वो भी कहा जाता है कि अली जफर साहब का तजवीज़ थी 26वीं आइनी तरमीम में, बना हुकूमत तो उस टाइम एक आइनी कोर्ट जो है वो बनाना चाहती है। चले अब जरा थोड़ा सियासत पे बात कर लेते हैं। कहा इल्ज़ाम है
आपकी लीडरशिप पर, राजा साहब पर, आप पर, कि आप लोग लिस्टों में उलझे हुए हैं कि किसने बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है, किसने नहीं करनी। और ये कहा जाता है कि जो LLB की आदत है, मतलब आप जो वकला जो ईस्टर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका, बानी पीटीआई जेल में मौजूद है, उनके लिए कुछ रिलीफ पैदा नहीं कर पाए अभी तक आप लोग। नहीं, मैं ये तो ज़रूर समझता हूँ कि देखो, चाहे वो वकला या दूसरे लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस था या नहीं था, लेकिन वो बड़े मुखलिस थे, लॉयल थे, खान साहब के साथ रहे और टफ सिचुएशंस में रहे और पार्टी को बड़ा अच्छा हैंडल किया है। ये तो एक अलग सिचुएशन है। हाँ, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, समटाइम चीज़ें बाहर ये आ जाती है, निकल आती है और उनसे यही इंप्रेशन लगता है कि पार्टी में डिवाइड है, तफरीक है, लोग जिस तरह आपने लिस्ट की भी जिक्र किया, कौन देगा क्या होगा, ये माइन्यूट सी चीज़ है। लेकिन बाय एंड लार्ज आपने पॉलिटिकल पार्टी को अगर देखना है तो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, खान साहब ही है और उनका नज़रिया और उन्हीं की बात चलती है। आपने अभी KPK में देखा, जिस वक्त खान साहब ने कहा कि मैं अपने कैप्टन को चेंज कर रहा हूँ, मैंने वज़ीर आला और लेके आना है, अली अमीन गंडापुर साहब आगे बढ़े, उसने कहा मैंने इस्तीफ़ा दे दिया एंड दैट्स इट, आई एम नॉट गोइंग बैक टू द CM हाउस और नेक्स्ट CM आपने देख लिया। इसी तरीके से चूँकि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी मजबूत साहब की लीडरशिप। ठीक है, मतलब ये फॉरवर्ड ब्लॉक और आप ये उसकी तरदीद कर रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं मीडिया पर कि शायद फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल जो लोग एक्टिव हुए हैं, ये कोई नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, आप इसकी तरदीद करें। चलें, ये लोग जो आपके साबका अरकान हैं, एक्टिव हुए हैं, एजेंडा उनका एक ही है, जो आप लोगों का एजेंडा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानी पैदा करना, बानी पीटीआई को जेल से बाहर लेकर आना। इन लोगों से डायरेक्टली कोई आप लोगों का राब्ता भी हुआ है, क्योंकि एक सेम पेज पे ही है आप लोग के, बानी पीटीआई के लिए आपने आसानियां पैदा करनी है? वो लोग जो खान साहब से जा चुके थे, वो लोगों के साथ हमारा कोई सच राबिता नहीं है, नहीं हमारी कोई डिस्कशन हुई है पार्टी बेसिस पे, ना उन्होंने कभी हमें अप्रोच किया कि पार्टी के लिए हमें कुछ करना है। उनके बारे में खान साहब ने अलबत्ता ये कहा था कि वो लोग जो मई-9 के बाद पार्टी को छोड़ गए या पार्टी से डिस्टेंट हो गए, उनका फैसला खान साहब करेगा, उनको पार्टी में वापस लाना है, उनको नहीं वापस लाना, उनको पोजीशन देना है, उनको सिर्फ वर्कर रखना है, उनको क्या जिम्मेदारियां देनी है, ये खान साहब की जवाबदेही वही देखेंगे। अगर कोई बंदा खान साहब के लिए कोशिश करें, जिसकी तरफ से आपने इशारा किया, मैं ज़ाती तौर पर उसमें कोई ख़राबी नहीं समझता। जो बंदा खान साहब के लिए वेलविशर है, वो कोशिश कर रहा है, हम उसको मैं उसको अच्छा समझता हूँ, मैं उनको थैंक यू करता हूँ अगर कोई कोशिश कर रहा है। हाँ, खान साहब ने आज तक हमें कोई जिम्मेदारी ये नहीं दी कि आपसे चूंकि ये नहीं हो रहा तो मैं किसी को जिम्मेदारी दे रहा हूँ। नहीं, खान साहब ने कोई डिस्ट्रस्ट शो किया है कि इस वक्त पार्टी के या वकला या टीम जो हमारी बनी है, इस पे मेरा इतना उम्मीद नहीं है और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लिहाजा मैं किसी और को ड्यूटी देता हूँ। जो बंदा अपनी तरफ से करता है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से या खान साहब की तरफ से उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। जहाँ वो मुलाकात करते हैं, ईमानदारी के लिए जाते हैं, तो लोग अपना, खासकर जो यार दोस्त होते हैं, लोग उनके पास जाते भी है, और अगर कोई बीमार है और खासकर ऐसी सूरत हाल में कि वो जेल में है तो उन सब के पास जाता है। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई खराब। लेकिन हमने देखा कि फवाद चौधरी गए हैं, दीगर लोग जाकर मिले हैं शाह महमूद साहब को लाहौर में, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब वेरी नेक्स्ट डे जाके मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। उसके बाद कुछ वजाहत भी दी गई कि शाह साहब ने कहा कि नहीं, आज खुद आगे थे, मैंने नहीं बुलाया। फिर आप भी कल गए मुलाकात के लिए, लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो इसमें यह बता दें कि अचानक से एक तवील अरसे से जो लाहौर में लीडरशिप मौजूद है, वो मतलब जेल में मौजूद है, आप लोगों में से कोई लीडर मिलने नहीं जाता था। ये साहब का लोग एक्टिव हुए हैं, आप लोगों को भी इन लोगों की याद आ गई? लास्ट टाइम शाह साहब इधर आए थे और वो हॉस्पिटल में थे, इसी तरीके से वो भी आए थे। एजाज चौधरी साहब, तो मैं गया हुआ था, मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने अडियाला उसकी कोट लखपत जेल भी दरख्वास्त भेजी, वकला से मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैं मुलाकात के लिए आना चाह रहा हूँ। उसमें कल भी मेरी बात हुई है उनके लिए। अब एक और पाबंदी लगाई है, मैं हिसान नियाजी की तरफ जाना चाह रहा था, मैं यास्मीन राशिद साहिबा से मेरी बात हुई थी। लास्ट टाइम जब मैं गया कोर्ट में पहुँच ही गया था तो उनको बिठा करके रुस्खत कर चुके थे, अभी उनकी कन्विक्शन नहीं हुई थी, उस वक्त भी गया था। अभी मेरा इरादा है नेक्स्ट वीक में दोबारा जाऊंगा। कल मैं बड़ी कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं हो सका, वरना जना हॉस्पिटल में महमूद रशीद साहब भी थे और इसी तरीके से गवर्नर साहब भी थे, साबिका गवर्नर साहब भी थे। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगा कि जितनों से भी मेरी मुलाकात हॉस्पिटल में हो सके हॉस्पिटल में करूंगा। ठीक है, मुलाकात के लिए खसूसी इंतजाम कराए जाते हैं, जो आपके साबका अरकान गए होंगे उनकी वो सारी चीज़ें मैनेज होगी, आपकी नहीं हुई तो शायद इसलिए आपकी मुलाकात नहीं। चले, खैबर पख्तूनख्वा में हम देख
देख रहे हैं कि सोहेल अफरीदी साहब जब से सीएम बने हैं एक टेंस सिचुएशन है वफाक को लेकर, वो कई मीटिंग्स में भी नहीं आए और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, वफाक का एक और मौक़िफ़ है, सूबे का एक और जो है मौक़िफ़ है, तो वहाँ पे एक टकराव की हम सूरत हाल देख रहे हैं। अगर वफाक की जानब से कोई एक्शन लिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वहाँ पे जिसको मेजॉरिटी हासिल है, बड़ी तवील अरसे से वहाँ की हुकूमत है, तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएगी। तो ऑप्शंस क्या होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर वफाक की जानब से कोई एक्शन होता है? नहीं देखो, एक फेडरेटिंग यूनिट को हमेशा एक दूसरे के साथ एक वर्किंग रिलेशन और तनासब तो रखना चाहिए होता है और होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ये एक कुछ थोड़ी सी तलखी ज़रूर आई है जिस वक्त वो अपॉइंट हो रहे थे और उसके बाद हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इवेंचुअली इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत से मैं मुतालबा करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उसके लिए एक मीटिंग अरेंज ज़रूर करवा ले, उनको इजाज़त दे, वो खान से मिले, वो अपने गाइडलाइंस ला ले, प्रिंसिपल वो जो है असूल उन्होंने क्या रखने उन पे वो खान साहब को ब्रीफ भी करे, वहाँ से गाइडलाइंस ले ले, अपनी कैबिनेट को भी फॉर्म करे और वफाक के साथ क्या कुछ और टू व्हाट एक्सटेंट उसने वर्किंग रिलेशन रखना है उस पर भी गाइडलाइंस लाने। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर मीटिंग उन्होंने करवाई तो चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएगी। चलें ज़रा ये भी बता दें कि नवंबर का महीना है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज, कोई जलसा जुलूस रैली कोई करने का प्रोग्राम है? क्योंकि जब नए वज़ीर आला मुंतखब हुए थे तो उस टाइम ये कहा गया था शायद नवंबर के महीने में इस्लामाबाद की जानिब कोई मार्च होगा, इस तरह का कोई इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जब भी पार्टी कोई प्लानिंग करती है तो खान साहब के साथ लास्ट मुलाकात हमारी 16 अक्टूबर को खान साहब के साथ हुई, उसके बाद नहीं। एज अब दिन खान साहब ने हमें कोई ऐसी हिदायत नहीं दी थी कि हमने कोई मार्च करना है, हमने कोई धरना देना है, हमने कोई जलसा करना है या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। इस्लामाबाद की तरफ खान साहब पहले कह चुके थे कि मेरा कोई इरादा नहीं इस्लामाबाद की तरफ जाना, लेकिन एज वी स्पीक कोई फिलहाल कोई ऐसा ठीक है। प्रोफेसर साहब ये लाइटर रोड पे मेरे ख्याल एक आपसे जरा बात कर लें। कहा जाता है कि फील्ड मार्शल आपसे और गंडापुर साहब से उनकी बड़ी एक कह लें कि देखते हैं, पसंद करते हैं आप लोगों को, तो इस पे क्या कमेंट करेंगे? गंडापुर साहब तो मतलब चले गए, आपके क्या मामला, क्योंकि पार्टी के अंदर किस तरह की चीज़ें चलेंगी जब इस तरह की एक चीज़ आएगी कि आपको पसंद किया जाता है? हाँ है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैंने उस बात की तरतीब की है कि मेरे सामने कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई है। वो हमारी एक मीटिंग हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर भी थी और मेरी कोई ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं है। लोग अपनी तरफ से कहते हैं तो मैं उनको सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिस्टर गौर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद जो तरमीम के हवाले से चीज़ें चल रही हैं, आज पार्लियामान में बड़ा एक हंगामा खेज़ दिन रहा, बयानात भी आए, मौलाना ने प्रेशर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है CEC का इजलास और सारी चीज़ें, मतलब इस टाइम फोकस किया जा रहा है 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर। क्या ये मुमकिनात इसमें देखते हैं कि कब तक ये हो पाएगी या क्या इसके अंदर हर्डल्स हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं।